ठीक है। तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ अगर आप पीएचडी का सिलेबस देखेंगे तो पीएचडी के सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगा प्रकार्यवाद, यानी यूनिट नंबर सेकेंड। तो एमएसडब्ल्यू के जो स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँ, सेकंड पॉइंट एक दिया गया है समाज अध्ययन के उपागम। उन्हीं उपागमों में आज मैंने सुबह एक क्लास आप लोगों की लिया था, उसकी वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं किया है। आज अपलोड करके आप लोगों का उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, और इस वीडियो का भी अपलोड करके मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आज। ठीक है, बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत प्रकार्यवाद में। एक विद्वान का नाम आता है जिसका नाम है मेलिनोवस्की। अपनी कॉपी पर आप लोग ज़रूर मेंशन करते चलें मेलिनोवस्की का नाम, और इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इनसे भी समाज कार्य में हम लोगों से परीक्षाओं में प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं आप लोगों से। तो प्रकार्यवाद क्या है, ये मैंने आज आपको सुबह ही बताया था कि प्रकार्यवाद बेसिकली एक सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जहाँ एक स्वरूप बनता है निकल के, उसको हम प्रकार्यवाद का नाम देते हैं। और जब हम सिद्धांत के आधार पे बात करते हैं तो संस्थाएं, भूमिका, मानदंड आदि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब सभी समाज की दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्यता की बात होती है, तो वहाँ पे हम उसको नाम देते हैं कि ये भी प्रकार्यवाद का सिद्धांत है। तो प्रकार्यवाद वह मानना है, बात को ध्यान से समझिए, एक बार म्यूट हो जाइए। प्रकार्यवाद या मानता है कि सभी सांस्कृतिक या सामाजिक घटनाओं का एक सकारात्मक कार्य होता है। ठीक है, किसका? सभी सांस्कृतिक या सामाजिक घटनाओं का क्या है? एक सकारात्मक कार्य है, वही प्रकार्यवाद है। हम लोगों ने दुर्खिम के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे मेलिनोवस्की के बारे में। तो मेलिनोवस्की का एक कहना है, सन 1944 में, सन 1944 की बात है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। 1944, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1944 की बात है, और 1944 में मेलिनोवस्की ने कहा कि मनुष्य का सार्वभौमिक जो जैविक ज़रूरतें हैं, जैसे आप पढ़ेंगे एक आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत। बेसिकली आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत जब आता है तो वह अब्राहम मैस्लो का नाम आता है ना। पिरामिड भी उसे कहा जाता है, पिरामिड का सिद्धांत भी बोला जाता है। और एक अभी देख रहे हैं आप लोग जैविक आवश्यकताएं। हालांकि जब सार्वभौमिक जैविक आवश्यकता का सिद्धांत पूछे तो आपको दिमाग लगाना है कि यह कॉन्सेप्ट मेलिनोवस्की का होगा। और ये भी बता दूं मैं आपको कि जैविक, अगर सार्वभौमिक जैविक ज़रूरतें पूछेगा तो उस ऑप्शन में अब्राहम मैस्लो का नाम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि समाज अध्ययन के उपागम में मेलिनोवस्की का नाम होगा, परंतु अब्राहम मैस्लो का नाम नहीं होगा। लेकिन जब हम पढ़ेंगे समाज मनोविज्ञान, तो समाज मनोविज्ञान में हमें देखने को मिलता है मेलिनोवस्की का नाम। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब इनका कहना है कि जैविक ज़रूरतें होती हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक, अगर हम बात करें जो भी जैविक ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज और संस्थाएं विकसित की जाती हैं। अगर किसी मनुष्य की अगर ज़रूरतों को अगर आपको पूरा करना है तो मेलिनोवस्की कहें कि रीति रिवाज और संस्थाओं को विकसित करना पड़ेगा, तभी आप मनुष्य की जो जैविक ज़रूरतें हैं उसे आप पूरा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसा कहना है मेलिनोवस्की का। ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे इसके संबंध में। अब देखिए मेलिनोवस्की जी, क्या रिपीट करें बताइए? ओके, बिल्कुल ठीक है, आप लिखिए
मनुष्य की सार्वभौमिक जरूरतें, जैविक जरूरतें, मनुष्य की सार्वभौमिक जैविक जरूरतें, क्योंकि मैं केवल कीवर्ड लिखूंगा, जैविक जरूरतें, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। मनुष्य की सार्वभौमिक जैविक जो जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न रीति रिवाज, मतलब आप समझ रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, विभिन्न रीति रिवाज एंड संस्थाएं, यानी और संस्थाएं विकसित की जाती हैं, यही कहना है मेलिनोवस्की का प्रकार्यवाद में। सन 1944 की बात है, 1944 की। अच्छा, ये आपको क्लियर हुआ। तो इनके बारे में दो तीन कॉन्सेप्ट और है जो पुस्तकों से प्रश्न पूछता है। कॉपी पेन जरूर लेके बैठेगा प्लीज आप सभी लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट तथ्यों पर बात कर रहा हूँ, वही चीजें बता रहा हूँ जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आपको पता होना चाहिए और इसको याद भी होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आर्गोनट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक एक पुस्तक है इनकी, हम इसे हिंदी में कहते हैं पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनट्स बोलते हैं, पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनट्स कहते हैं, या आर्गोनट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। और ये किताब अगर हम बात करें मेलिनोवस्की की, फेमस रही हुई, और वह दौर था सन 1922 का, 1922 का। सोशल वर्क में ये बात आप लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे सभी लोग। सन 1922 में अगर हम बात करें तो कल्चर लैग आगबन की किताब और एक सोशल चेंज करके एक बुक आई थी जो काफी ज्यादा फेमस रही थी सन 1922 में। ये क्या कर रहे हो, अनम्यूट होके, म्यूट हो जाइए प्लीज, है ना। आवाज मेरी स्पष्ट है आप लोगों को, एक बार क्लियर करिए। ओके। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक दूसरी किताब रही और काफी फेमस रही है, उसका नाम था मैजिक, नाम था मैजिक साइंस एंड रिलीजन, मतलब जादुई या जादू, विज्ञान और धर्म करके अगर हम बात करते हैं तो मेलिनोवस्की की ये किताब हमें देखने को मिली, और ये पुस्तक पब्लिक की गई सन 1925 में, 1925 में। ये दूसरी एक महत्वपूर्ण किताब थी, मैजिक साइंस एंड रिलीजन्स, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। दो इम्पॉर्टेंट किताब मैंने आप लोगों से जिक्र किया है, और एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, मैं उसे भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तीन तथ्य इम्पॉर्टेंट। सेक्स एंड जो 1923 सर, 1923, सॉरी 1925, 1925, 1925 जादू और धर्म जो है 1925, 1925, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि एक और बुक का नाम नोट करिएगा, सेक्स एंड रीप्रेजेंस इन सेविंग, सेविंग का मतलब दमन, सेविज करिएगा, सेविज सोसाइटी, सेविज सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी। तो रिप्रेशन का मतलब होता है दमन। तो सैवेज समाज में सेक्स और दमन की बात की थी, और ये किताब मेलिनोवस्की ने सन 1925 में लिखा था, सॉरी 27 में। तो तीन किताबें मैंने बताया आपको क्रम में, ध्यान रखेंगे सभी लोग, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट थी। और आर्गोनेट्स ऑफ द जी सेवेज जी सेवेज सोसाइटी, सेक्स एंड रिप्रेशन, ठीक है, इन सेवेज सोसाइटी,
ठीक है, चलिए, तो ये 3 पुस्तक थी जो तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब प्रकारवाद को लेकर इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं और ये कॉन्सेप्ट है उनको आपको थोड़ा-सा ध्यान से समझना होगा। एक है संस्कृति की अवधारणा, एक है मालिनोवस्की का प्रकारवाद, एक है धर्म और जादू, ठीक है? धर्म एवं जादू, ये 3 जो है अगर पेपर में पूछा जाए कि संस्कृति की अवधारणा किसने दिया है ना? तो आप मालिनोवस्की का नाम लगाएँगे। मालिनोवस्की का अगर पूछा जाए प्रकारवाद तो आप प्रकारवाद में भी मालिनोवस्की का ही नाम लगाएँगे, है ना? जहाँ पे संस्कृति वगैरह को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है? अब मालिनोवस्की का जन्म जो है बेसिकली पोलैंड के एक क्रेको शहर में हुआ है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? सन 17 अप्रैल 1884 में, और इनकी मृत्यु जो हुई 16 मई सन 1942 में इनकी मृत्यु हुई थी। मालिनोवस्की एक प्रभावित हुए एक पुस्तक से, है ना? उस पुस्तक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? द गोल्डन बाग, याद रखेंगे, द गोल्डन बाग। और ये द गोल्डन बाग किसकी थी? जेम्स फ्रेजर की किताब थी। किसकी किताब थी ये? जेम्स फ्रेजर की किताब थी। और ये जेम्स फ्रेजर ने कब लिखा था? सन 1890 में लिखा था, 1890 में लिखा था ये किताब। स्पष्ट हो रहा है? द गोल्डन बाग के नाम से ये जाना जाता है। और यह किताब जो है बेसिकली धर्मों पर आधारित थी। ये किताब की अगर हम बात करते हैं फ्रेजर के बारे में, जेम्स फ्रेजर के बारे में, तो इस किताब में फ्रेजर के जादू और धर्म के अध्ययन का जो है उल्लेख किया गया है, बताया गया है, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, किसके किसके बारे में? जादू और धर्म के अध्ययन किया गया है इसमें 1890 में, है ना? और पेपर में अगर आपसे सवाल ये पूछे कि सामाजिक मानविकी के पिता किसे कहा जाता है, तब भी नाम आपको लगाना होगा मालिनोवस्की का, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा मालिनोवस्की के संबंध में। इतनी बात क्लियर हो गई तो फिर आप मुझे बताएं, तो मैं एक नोट्स आप लोगों के लिए लिखा हुआ है नीचे, उसके बारे में फिर बताता हूँ। बताइए एक बार, इतनी बात आप मुझे कंफर्म करिए कि आपको स्पष्ट हुआ है ये? ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। मालिनोवस्की के संबंध में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? देखिए, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ इन्हीं से, बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर पेपर में सवाल करे आपसे कि किसको संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। किसको संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? 4 ऑप्शन रहेगा। एक ऑप्शन रहेगा मार्टन, एक ऑप्शन रहेगा मालिनोवस्की, एक ऑप्शन रहेगा AR रेडक्लिफ ब्राउन, और एक ऑप्शन रहेगा H स्पेंसर। तो क्या नाम देंगे आप? किसको? हाँ, संस्कृति प्रकारवादी के जनक अगर कोई हैं तो मालिनोवस्की। अगर पेपर में सामाजिक मानविकी के पिता पूछा जाए, जनक पूछा जाए, तो भी मालिनोवस्की। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि संस्कृतिकरण के जनक कौन है, तब क्या नाम लगाएंगे? संस्कृतिकरण के जनक MN श्रीनिवासन। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए सभी लोग। तो मालिनोवस्की का ये मानना है कि संस्कृति कार्यात्मक पारस्परिकता की एक प्रणाली है, जहाँ प्रत्येक एलिमेंट या जो तत्व हैं उसे समाज की स्थिरता और सुसंगतता को बनाए रखने के लिए कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति होती है मनुष्यों की।
जब हम किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति की बात करते हैं तो संस्कृति के अवधारणा में प्रकारवाद बेसिकली मैलिनोवस्की का नाम देखने को फिर मिल जाएगा। तो समाज की कुछ बुनियादी या कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उन बेसिक ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा उसके बारे में मैलिनोवस्की ने एक्सप्लेन किया है। ठीक, उसके बारे में बताया है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, सन 1914 की बात है और 1914 में पापुआ न्यू गिनी के अध्ययन के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। और ये ऑस्ट्रेलिया गए कौन थे बताइए? हाँ, मैलिनोवस्की। और फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के कारण उन्हें ट्रोबियाड द्वीप पर भेज दिया गया। आपको बता दूं कि एक बार सवाल ये पूछा जा चुका है, सोशल वर्क में नहीं, अदर एग्जाम में पूछा गया है सोशोलॉजी के सब्जेक्ट में कि ट्रोबियाड द्वीप पर किसने अध्ययन किया है, ये सवाल आया हुआ था। तो ट्रोबियाड जो द्वीप है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैलिनोवस्की। और ये अध्ययन करने गए कहाँ थे? तो पापुआ न्यू गिनी के अध्ययन के लिए ये ऑस्ट्रेलिया गए थे। कहाँ गए थे? ऑस्ट्रेलिया गए थे। हाँ, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे इनके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। फिर देखिए, सहभागी अवलोकन विधि का अध्ययन किया और फिर उन्होंने कुछ सिद्धांत निकाले। अच्छा, अब सहभागी अवलोकन विधि का अध्ययन में जो आ रहा है वो जनजातियों का अध्ययन आ रहा है। किसका अध्ययन नाम आ रहा है? जनजातियों का अध्ययन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, इन्होंने जनजातियों पर अध्ययन किया है। और मैलिनोवस्की का जो दृष्टिकोण था वो प्रकारवादी या प्रकारात्मक ही माना जाता है। इनका एक कहना था कि संस्कृति वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। वह प्रक्रियाएं बेसिकली प्रकारवादी की कहलाती हैं और मानव केवल प्राणी शास्त्रीय प्राणी ही नहीं है बल्कि समाज का प्राणी है मानव, है ना। तो उसी के आधार पे इन्होंने कुछ आवश्यकताएं यानी 7 जो आवश्यकताएं हैं, मानव की आवश्यकताएं अनेक होती हैं, हालांकि इन्होंने आर्थिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं, है ना, इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव जो है धर्म, भाषा, कला, प्रविधि, साहित्य, अन्य भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का संपूर्ण योग की जो समता है उसी को इन्होंने कह दिया कि ये संस्कृति है। उसी को इन्होंने संस्कृति का नाम दिया था मैलिनोवस्की महोदय ने। ठीक है, फिर देखिए मैलिनोवस्की का एक और नोट है कि मैलिनोवस्की व्यक्ति को समाज से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ये समाज इम्पोर्टेंट नहीं है मैलिनोवस्की के पॉइंट ऑफ व्यू में। देखिए ऐसे प्रश्न जो है कूट में आते हैं, पॉइंट में आते हैं, बिंदु में आते हैं। अब सवाल में लिखा रहे कि मैलिनोवस्की व्यक्ति को समाज से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, व्यक्ति को समाज से अधिक महत्वपूर्ण देते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं, तो दैट इज राइट होगा। और अगर व्यक्ति से ज़्यादा समाज को महत्व की बात करें तब आप समझिएगा कि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट आ गया, आप वो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, वो आप गलत कर दीजिएगा, इस चीज़ को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये सिद्धांत है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब देखिए इन्होंने संस्कृति के बारे में क्या कुछ कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग विचार करेंगे प्रकारीवाद में। ठीक है, संस्कृति की अवधारणा मैलिनोवस्की से पहले अन्य विषयों पर विचार इस प्रकार था। साहित्य कार्य के रूप में अगर हम बात करें तो संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है। तो संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है साहित्य कार्य में कुछ इस तरीके से बोला गया कि संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है, वो संस्कृति, और ये बात साहित्य कार्य में कही गई। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सवाल जब संस्कृति की अवधारणा से पूछा जाएगा तो वो पूछा जाता है कि ये विचार किसका है। संस्कृति की अवधारणा अगर लिख दिया जाए
और डैश करके फिर ये सवाल लिख दिया जाए कि संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है, और 4 ऑप्शन साहित्यकार, इतिहासकार, मेलिनोवस्की और समाजकार, समाजशास्त्र। तो अब आप लोग बताएंगे जब संस्कृति जीवन का प्रकाश कोमलता है तो जवाब आप लोग साहित्यकार का नाम दीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट आता है इतिहासकार का, है ना। अब ध्यान से समझिएगा कि एक देश का कलात्मक अथवा जो बौद्धिक विकास है, ठीक है, वही संस्कृति है। एक देश का जो कलात्मक एक्टिविटी है और जो बौद्धिक विकास है देश का, वो संस्कृति है। यह बात इतिहासकारों ने कहा है, तो ये इतिहास में देखने को मिलता है। तो 2 बातें हैं, एक है संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है, वो साहित्यकार में आएगा। दूसरी बात ये है कि देश की अगर कोई जो कलात्मक और बौद्धिक विकास है, वो संस्कृति है, ये इतिहासकार का नाम आएगा। और पेपर में अभी तक साहित्यकार से पूछा हुआ सवाल है जी, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इसमें नाम मेंशन नहीं है और आपको नाम करके भी नहीं आएगा, आपसे नाम भी करके नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये साहित्यकार से पेपर में सवाल आ भी चुका है। वो लिखा भी था कि संस्कृति की अवधारणा डैश कर दिया और कहा कि संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है, और उसके बाद 4 ऑप्शन आ गया थे, ठीक है। गणितज्ञ के रूप में भी आ सकता है, समाजशास्त्र के रूप में भी आ सकता है, इतिहासकार के रूप में भी आ सकता है, साहित्यकार के रूप में भी ऑप्शन आ सकता है। 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए थे। तो ये विचार किस पॉइंट से रिलेट करता है कि संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है, तो ये साहित्य से रिलेट कराता है, लिटरेचर से रिलेट कराता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, एक बार मुझे बताइए। जी जी, बिल्कुल पूछिए। नहीं नहीं, बेसिकली क्या था, कोई बात नहीं, मैं आपका जो डाउट है मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली क्या है सर कि संस्कृति की अवधारणा के जनक जो हैं वो मेलिनोवस्की है, परंतु मैं बात कर रहा हूँ सन 1944 की बात, है ना। तो क्या 1944 से पहले क्या थी संस्कृति, 1944 से पहले की संस्कृति क्या थी, और ऐसे कॉन्सेप्ट में अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, जैसे साहित्य एक विषय है, इतिहास एक विषय है, अर्थशास्त्र एक विषय है, समाजशास्त्र एक विषय है, तो उन विषयों में संस्कृति को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका अलग पॉइंट। तो यही कहा गया कि साहित्य कार्य में संस्कृति को किस तरीके से परिभाषित किया गया, साहित्य कार्य में संस्कृति को कोमलता और प्रकाश के रूप में परिभाषित किया गया। इतिहास में जी जी जी, मेलिनोवस्की से पहले। अच्छा, इसका मतलब आप ये भी ना समझें कि मेलिनोवस्की से पहले था तो अब नहीं है। अब भी संस्कृति को साहित्यकार में यही कहा जाता है कि साहित्यकार के जो विद्वान हैं, जो साहित्यकार के एक व्याख्यात्मक जो दृष्टिकोण डाला जाता है उस पे, वो आप ये कह भी सकते हो कि संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमल है, या उसकी कोमलता को रिलेट कराता है, ये संस्कृति है, यही संस्कृति है ना। तो ऐसा नहीं कि केवल अगर हम बात करें कि उसी समय थी 1944 से पहले, क्या आज नहीं, आज भी वही है। क्या संस्कृति को हम ये नहीं कह सकते हैं कि संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है? बिल्कुल कह सकते हैं, आज की परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो संस्कृति आज भी कोमलता के रूप में देखी जा सकती है। संस्कृति एक प्रकार से लोगों को जीवन में प्रकाश लाती है ना। संस्कृति से लोगों का बहुत, अगर हम बात करते हैं तो लोगों में मॉडिफिकेशन होता है, परिमार्जित होते हैं लोग, रिहेबिटेट होते हैं, लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाता है, पुनर्वासित किया जाता है, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा, ये संस्कृति का पार्ट है ना। तो आप ये बात कह सकते हो, ठीक है। संस्कृति आज भी प्रकाश और कोमलता है, और कल भी थी और आने वाले भविष्य में भी रहेगी संस्कृति, ठीक है। स्पष्ट जी, क्या कह रहे हो फिर से? हम्म हम्म मेलिनोवस्की,
मेलिनोवस्की। देखिए बेसिकली क्या है कि जादू और धर्म के बारे में, ठीक है, जो किताब थी वो द गोल्डन बॉग में किताब में थी, 1890 में लिखी गई थी। वो फ्रेजर या जेम्स फ्रेजर की किताब में थी 1890 में, द गोल्डन बॉग में। परंतु वो जो किताब थी उसमें ज़िक्र किया गया और उस किताब से बड़े मोटिवेट हुए वो, बड़े प्रेरित हुए द गोल्डन बॉक्स से। और इसके बाद इन्होंने सन 1900 अगर हम बात करें 25 में, सन 1925 में इन्होंने मैजिक साइंस एंड रिलीजन्स को देते हुए एक किताब लिखा और उसमें इन्होंने फिर जादू के बारे में बताया, है ना। उसमें जो है इन्होंने जादू के बारे में जिक्र किया, ठीक है। अभी आगे आएगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। बट आपको इतनी चीज बताइए एक बार, यहाँ पे अस्पष्ट हुआ जो चीजें अभी आप लोगों ने समझा है या जो चीजें आपने पढ़ा वो क्लियर है? चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने डाउट को भी इस तरीके से जब चलते हैं तो मजा आता है पढ़ने में भी, है ना। वो चीजें हमें याद भी होती हैं लंबे समय के लिए। आगे बात करते हैं फिर मेलिनोवस्की के बारे में। जरा ध्यान दीजिएगा कि फिर मेलिनोवस्की ने किस तरीके से समाज कार्य और समाजशास्त्र के अध्ययन में जब अपना उन्होंने अप्रोच दिया तो उस समय इन्होंने क्या चीज कहा कि ये संस्कृति है। जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं के संदर्भ में देखा। अब देखिए, मानव की जो आवश्यकताएं हैं, कई टाइप की आवश्यकताएं हैं, नीड उनकी कई है। तो मेलिनोवस्की ने कुल टोटल हालांकि 7 आवश्यकताओं के बारे में जिक्र किया है, अभी आगे आएगा, ठीक है। मेलिनोवस्की ने कितनी आवश्यकताओं की बात किया, बोलिए? 7 आवश्यकता, हाँ, 7 आवश्यकताओं के बारे में बात किया। अच्छा, ये जो मानवीय आवश्यकताएं 7 हैं, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू में है? ये संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू में है। बात को समझिएगा, ये संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू में है ना। लेकिन अगर मैंने कहा कि मानव की आवश्यकताएं, जैसे मनुष्य क्या होता है, आवश्यकता लेकर पैदा होता है और आवश्यकता के साथ ही उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कॉन्सेप्ट अब्राहम मैस्लो ने दिया था अपने पिरामिड में, है ना, कि एक बच्चा जो है, शिशु आवश्यकता लेकर पैदा होता है और आवश्यकताओं के साथ ही, नीड के साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। ये परिभाषा भी आप लोगों से परीक्षाओं में पूछी भी जा सकती है। तो कहा गया कि संस्कृति वह साधन है, मेलिनोवस्की, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति का निर्माण करता है। अब मुझे अपनी आवश्यकता पूरी करनी है, मुझे अपनी नीड पूरी करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अगर अपनी नीड पूरी करनी है तो मुझे संस्कृति का निर्माण करना पड़ेगा, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर, हम क्या करेंगे? वहाँ पे संस्कृति का निर्माण करते हैं। और जब ये बात आए कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूर्ति जो करता है, वो मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए संस्कृति का निर्माण करता है, तो सीधा सीधा जवाब लगाइएगा, ऑप्शन में मेलिनोवस्की लिखा रहेगा और वही ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी परिभाषा का एक निष्कर्ष निकाला गया, एक रिजल्ट, एक रिमार्क होता है ना, सारांश होता है, एक निष्कर्ष निकाला गया कि आवश्यकता महत्वपूर्ण है। जब किसी मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति के लिए आप संस्कृति का निर्माण करेंगे तो यहाँ मेन चीज क्या हो निकल के आई? मेन चीज निकल के आई नीड, आवश्यकताएं। अब जब आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हुआ तो इसलिए कहा गया आवश्यकता का सिद्धांत। अब यही समझने वाली बात है कि आप मेलिनोवस्की की तरफ कब झुकेंगे और कब आप झुकाव करेंगे अब्राहम मैस्लो की तरफ। जब आवश्यकता का सिद्धांत पूछता है पेपर में, तो यहाँ आपको थ्योरीज ऑफ नीड लिखी रहेगी, इंग्लिश भी आप कन्वर्ट करेंगे तो वही मिलेगा आपको, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट उसी का है। लेकिन जब आप आवश्यकता का सिद्धांत की इंग्लिश देखेंगे तो हायरार्की ऑफ थ्योरीज मिलेगी, थ्योरी ऑफ हायरार्की मिलेगा या हायरार्की थ्योरीज मिलेगी आपकी इंग्लिश। हायरार्की थ्योरी जो होती है वो आवश्यकताओं का पदानुक्रम होता है, एक क्रमबद्धता तरीके से होता है, ठीक है। तो वो आवश्यकता का सिद्धांत होता है। अब संस्कृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करती है और मानव की 7 जो है मूल आवश्यकताएं होती हैं, वो 7 आवश्यकताएं यहाँ पर दी गई हैं। पेपर में अभी तक ये भी नहीं पूछा गया है क्रम वगैरह, हाँ परीक्षा में जरूर पूछा जा चुका है कि 2-3 आवश्यकताएं, कि ये आवश्यकताएं हैं इसकी, तो बिल्कुल आप करेक्ट करिएगा,
वो है आवश्यकताएं, जैसे पोषण, प्रजनन, आराम, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गति, वृद्धि। ये 7 टाइप की जो आवश्यकताएं हैं वो कौन सी हैं? ये अब्राहम मैस्लो की आवश्यकताएं हैं, 7 टाइप की। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ये 7 टाइप की आवश्यकताएं हैं, 7 टाइप की आवश्यकताएं हैं, इसे आप अवश्य ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग किस तरीके से मेलिनोवस्की ने और भी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। मेलिनोवस्की ने समाज के 3 स्तर को बारे में बात करते हैं। देखिए, एक जॉर्ज, अगर हम बात करते हैं जॉर्ज मीड के बारे में, आपने एक पढ़ा भी होगा, प्रतीक या प्रतीकात्मक सिद्धांत। देखा आपने सिंबल थ्योरी, प्रतीकात्मक सिद्धांत, प्रतीकात्मक सिद्धांत बताइए, एक बार स्पष्ट करिए अगर आपने सुना है तो। सुना है, इसको हम लोग बोल, ओके, बिल्कुल श्योर श्योर सर, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जो प्रतीकात्मक होता है, पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं ताकि आप स्पष्ट हो जाएं और पेपर में जो आ चुका है उसको भी आप समझ सकें। पेपर में आया कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, ये इसके बारे में कौन विद्वान है जो इस उपागम के बारे में बातचीत करता है या इस सिद्धांत के बारे में बातचीत करता है। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। तो नाम आता है जॉर्ज मीड का। किसका नाम आता है बताएं, एक बार स्पष्ट करें। सॉरी, नहीं, हर्बर्ट ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर। किसका नाम आता है? हर्बर्ट ब्लूमर का। अरे, हर्बर्ट ब्लूमर का। अब ध्यान समझिएगा, ब्लूमर का जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत था वो ब्लूमर का था, वो ब्लूमर का था। नोट करिएगा, हर्बर्ट ब्लूमर का, हर्बर्ट ब्लूमर का। जो हर्बर्ट मीड का प्रतीकात्मक सिद्धांत था, उसी सिद्धांत को, हर्बर्ट मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो सिद्धांत था उसी को प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का रूप दिया था इसने। तो हर्बर्ट मीड ने सेल्फ के विकास के लिए जब बात कर रहे थे, स्व का विकास करने की बात जब कर रहे थे, तो वहां पर नाम हमें देखने को हर्बर्ट मीड का नाम मिला था, हर्बर्ट मीड का नाम मिला था। ठीक है, तो समाजशास्त्र को सामाजिक मानव शास्त्र माना है, समाजशास्त्र को सामाजिक मानव शास्त्र अगर किसी ने माना है तो वो नाम हमारे सामने देखने को किसका आता है? ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, हर्बर्ट मीड का। हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट मीड ने ही प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और उसी क्रिया को यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, इसी में 4 अवधारणाएं थी। और चारों अवधारणाएं कौन कौन सी थी मैं बता रहा हूँ, किसका? हर्बर्ट मीड का। उसको ध्यान रखिएगा। पहली थी सेल्फ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्व, सेल्फ को हर्बर्ट मीड का पहला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। दूसरा क्या था? सेल्फ। दूसरी अवस्था थी मी, दूसरी अवस्था क्या थी? मी, जिसे मुझे या मेरा कहा गया, मुझे और मेरा कहा गया जी। नहीं, तीसरी जो थी इसके अंतर्गत, देखिए अब जो जो मी थी वो बेसिकली क्या था? वो अंतःक्रियावाद था, स्व अंतःक्रियावाद, स्व अंतःक्रियावाद। पहली क्या थी? पहली में बेसिकली रिलेट जो कराया गया था वो सेल्फ को रिलेट कराया गया था। सेल्फ का मतलब होता है स्व की धारणा, जो केंद्र बिंदु में थी। मनुष्य के भीतर स्व होता है, सेल्फ होता है, और स्व मतलब सेल्फ। और जो सेल्फ है वो अपने जन्मों उपरांत सर्वथा विशुद्ध रूप में होता है ना। नवजात शिशु को सोई चुभाने पर वह रोने लगता है ना। जबकि माता का स्तनपान कराने से उसका जो रुदन है, जो चिल्लाने की क्रिया है, वो बंद हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट में स्व जो हुआ वो केंद्र बिंदु रखा गया, एक सहज प्रवृत्ति है,
एक सहज प्रवृत्ति है, जैसे कोई चीज़ नहीं होती कि स्वतः कोई चीज़ उभर के आती है सामने, वो ऑटोमेटिक होना। जैसे मैंने कुत्ते की लार की बात अगर हम कर रहे थे कि जैसे अगर भोजन उसको दिया गया तो वो खा लेता था, दूसरे दिन घंटी की आवाज़ बजी, उसे भोजन तो नहीं दिया गया परंतु उसका लार आ गया, ये स्वतः हो गया, ये सहज हो गया। यह स्व एक क्रिया है, एक स्व क्रिया है, वो सेल्फ की थी। जो दूसरा मी वाला कॉन्सेप्ट है वो स्व अंतः क्रिया थी। जब बाह्य समाज, बाहरी समाज के मूल्य या मानक कोई भूमिका आदि स्व के जगत में पहुंचते हैं, तब स्व एक बाह्य जगत के मध्य अंतः क्रिया होती है। तो इस प्रकार में जो स्व अंतः क्रिया है, सेल्फ इंटरेक्शन जो है, वो बेसिकली एक प्रकार का वाद विवाद होता है, एक प्रकार का वाद विवाद होता है। और वाद विवाद में स्व अपने तर्क प्रस्तुत करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक भूखा कोई बालक है, उस भूखे बालक का स्व आग्रह पूर्व कहता है कि भोजन नहीं मिला है तो वह भूख से मर जाएगा। ये स्व अंतः क्रिया, उसकी स्वतः से, उसकी अगर भूख लगी तो उसे स्वतः वो चीजें बाहर निकल के आ रही है उस भूखे बच्चे के, है ना। ये स्व अंतः क्रिया है, ये स्व अंतः क्रिया है। वो अपने आप से तर्क वितर्क कर रहा है कि अगर भूख लगी, भोजन नहीं मिला है तो वो मर भी सकता है, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। हाँ, इस तरीके की वो इंट्रैक्शन कर रहा है। और तीसरा एक है स्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, यानी स्व का विकास। इसमें क्या है, लगभग 2 वर्ष का बालक, मान लीजिए बालक खेल कूद की पहले की अवस्था में होता है और सभी गतिविधियों में वो अगर बेसिकली व्यर्थ होता है। जब कोई बच्चा प्रतीकों के द्वारा अंतः क्रिया करता है तो बालक उनका अर्थ नहीं समझ पाता है। अब 2 साल का बच्चा है, अब अगर आप रेड लाइट दिखा रहे हो कि बेटा रेड लाइट पे रुकना होता, आपने बता तो दिया 2-4 बार, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु उस बच्चे के प्रतिक्रियाओं में ये कहिए कि आप वो फिक्स हो जाए, है ना, फिर अगर वो जाए तो रेड लाइट चले तो वहां पे रुक जाए, ऐसा नहीं कर सकता वो। तो इसीलिए तो एक विद्वान ने खुद कहा भी है कि 4 साल के बच्चे के अंदर कोई सोसाइटी नहीं पाई जाती है, कोई मोरलिटी नहीं पाई जाती है 4 साल के बच्चे के अंदर, है ना। कि आप सोचो कि बच्चा समाज में जाए तो लोगों से अच्छे तरीके से बात करे, ये उसकी अच्छी सोसाइटी। भाई गाली गलौज कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि बच्चे का सोसाइटी गड़बड़ है, सुधर भी सकता है। तो 4 साल का बच्चे में कोई नो मोरलिटी, नो सोसाइटी। और ये बात किसने कहा है, कोहलबर्ग ने कहा है। किसने कहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तीसरी बात थी जो मैंने अभी आपको बताया है कि स्व का विकास होना, है ना, स्व का विकास होना। तो इसका मतलब नहीं कि प्रतीकों से समझ जाए वो, उसको बताना पड़ेगा ना, इसको ये चीज़ें होती है, इस तरीके से किया जाता है ना। अब आप सोचो कि आप जब जाते हैं तो आगे एक बोर्ड लगा होता है और वहाँ पे कुछ इस तरीके से पटरी बनी होती है, तो इसका मतलब है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग आने वाली है ना। चिन्ह लगा होता है, जब आप बाइक या कार वगैरह चलाते हैं तो आपको वहाँ पे दिखता है कि वो बोर्ड, तो उसका मतलब हुआ कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बालक को पता है ये रेलवे क्रॉसिंग, देख लिया तो इसका मतलब कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। वैसे हॉस्पिटल का बनाया होता है, वैसे प्राथमिक विद्यालय अगर है तो आगे उसका बोर्ड बना होता है कि आगे विद्यालय है, ठीक है, आगे लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, इस तरीके का एरो बनाया गया होता है रोडों पे, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी एक और बात थी, मैंने आपसे बताया ना, एक और बात है और वो है पॉइंट नंबर 4। अच्छा, एक बार स्पष्ट करिए, क्या बातें समझ में जी। थर्ड में लिखेंगे आप डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, यानी स्व का विकास, स्व का विकास, स्व का विकास, थर्ड में लिखेंगे स्व का विकास। बिल्कुल, बिल्कुल, करेक्ट, करेक्ट। स्व में आप जो बात बता रहे हैं, जन्म के बाद वाली जो प्रक्रिया है वो चीज़ें आप देखने को मिली, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसी में अगर हम बात करते हैं आई भी, अगर हम बात करें, आई मतलब मैं शब्द भी रिप्रेजेंट होता है, मी शब्द भी रिप्रेजेंट होता है ना। और दूसरी प्रक्रिया जो थी वो बेसिकली स्व अंतः क्रिया की थी,
है ना। बाह्य जगत को रिलेट करा रहा था, वाद विवाद की प्रक्रिया थी, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा आपका था स्व का विकास करने में, है ना, प्रतीकों को, है ना। जैसे 2 साल का आयु का बाद अगर हम बात करें, प्रतीकों को समझने लगता है। जैसे भाषा का अर्थ हुआ समझने, समझ में क्या होता है उसे सक्षम होने लगता है। रोटी दूध का अर्थ वो जानने लगता है कि रोटी का मतलब होता है, दूध का क्या अर्थ होता है ना, ये समझ आता है। अब वो दूसरी की भूमिकाओं की नकल भी करने लगता है, खेल खेल में शिक्षक बनने लगता है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखो तो छोटे छोटे बच्चे क्या शिक्षक बन जाते हैं, टीचर बन के पढ़ाने लगते हैं। खेल कूद में कोई पुलिस बन जाता है ना, इस तरीके के बच्चे की भूमिका। और ये यही विकास है, ये थर्ड वाले पॉइंट ही विकास है, ये थर्ड की पॉइंट की विकास है। स्व का विकास यहीं पर हो रहा है ना। बालक का विकास की अगली अवस्था को ये जो बेसिकली रिप्रेजेंट करने लगता है। और लास्ट वाली जो अवस्था है ना, चौथे नंबर की, वो है प्रतीकात्मक, है ना, प्रतीकात्मक। और जो प्रतीकात्मक शब्द है, प्रतीक का मतलब क्या है, संकेत, जिसका एक प्रकार से इशारा रिप्रेजेंट होता है। यदि कोई व्यक्ति दांत पीसता है, अपना भौं चढ़ाता है, मुट्ठी बांध कर किसी दूसरे के ऊपर झपटता है, तो वह आक्रमण करने का संकेत देता है कि नहीं। वह आक्रमण करने का संकेत देता है। तो मीड ने कहा अभी बात कि संकेत वे तत्व होते हैं जिनका स्व का अंतःकरण कर लिया जाता है और वह एक ही अर्थ को प्रतीक देता है। तो एक विशेष संकेत का अर्थ है कि समाज का सभी सदस्य एक समान लेते हैं। समाज का, अगर समाज के जो सदस्य जानते हैं, जैसे अगर बात करें आंख फेरने का तात्पर्य है उपेक्षा करना, आंखें लाल पीली करने का अर्थ क्या हुआ, क्रोध करना। प्रतीक है ये, प्रतीक वे संकेत हैं जो हमारी शारीरिक मुद्राएं, हाव भाव, नाच गाने, साहित्य, भाषा दिखाई देता है। ये आपका 4 पॉइंट। पेपर में सवाल आया हुआ था कि केवल इतना कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है, यह सिद्धांत किसने दिया है, ये सवाल आया हुआ था। तो हर्बर्ट मीड ने दिया था, वह ऑप्शन में भी वहां पर लिखा हुआ था। तो मेलिनोवस्की ने समाज के 3 स्तर को देखा, एक है जैविक और दूसरा है संरचनात्मक, तीसरा है प्रतीकात्मक। ये 3 स्तर आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। उसके बाद जादू विज्ञान धर्म के बारे में मैंने बताया, अभी 1925 की थी। फिर उसके बाद सैवेज सोसाइटी में सेक्स और दमन की बात 1927 की थी। पश्चिमी प्रशांत में आर्गोनॉट्स 1922 की थी। सॉरी। और एक पॉइंट था वन्य समाज में अपराध आदत को लेकर, तो 1926, है ना। तो ये 4 चीजें थी जो मैंने आप लोगों से भी जिक्र किया था, है ना, ठीक है। अब मानव की कुछ निम्न आवश्यकताएं होती हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। वो आवश्यकताएं बेसिकली कई भागों में डिवाइड की गई। जैसे देखिए, प्राथमिक या जैविक आवश्यकताएं हैं तो ये पोषण, स्वास्थ्य, प्रजनन, सुरक्षा, आराम, प्रतिरक्षा है। ये बात मैंने भी आपको बताया। और इसी को प्राथमिक और जैविक दोनों नाम आप बोल सकते हो, नो इशू। पेपर में ध्यान रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन सी जैविक आवश्यकताएं हैं, आइडेंटिफाई करो, तो उसके लिए आपको द्वितीयक भी आवश्यकताएं दे सकता है पेपर में। ये आपको पहचानना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ द्वितीयक आवश्यकताएं क्या है, जैसे राजनीति है, ठीक है, आर्थिक है, शिक्षा है, कानून है, ये द्वितीयक आवश्यकताएं हैं मनुष्य की। और प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है, सबसे पहला भाई पोषण, जी, हाँ बिल्कुल, सांस्कृतिक आवश्यकता बोल सकते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो सर, श्योर है। हाँ बोलिए, क्या करें आप। हम्म, हाँ नहीं नहीं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर कि ये सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पोषण हुआ, स्वास्थ्य हुआ, प्रजनन हुआ, सुरक्षा हुआ, आराम हुआ, प्रतिरक्षा हुआ, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हुई। द्वितीयक आवश्यकताएं को साधक भी कहा गया। साधक में राजनीति आ गया, कानून आ गया, मतलब कुल टोटली अगर हम बात करते हैं बाह्य चीजों को रिलेट कराया जाएगा, है ना, आर्थिक, शिक्षा, राजनीतिक, कानून वगैरह, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलने लगी इसमें, इसके अंतर्गत हमें देखने को ये सारी चीजें मिलने लगी। और उसके बाद तीसरा जो हमारे सामने आया वो समन्वयकारी आवश्यकता आया। और समन्वयकारी आवश्यकता में धर्म है, करुणा है, जादू टोना है और ज्ञान है, ये समन्वयकारी आवश्यकता में आया।
पेपर में आपको बता दूं, ये अगर 7 आवश्यकताएं याद है आपको, तो पक्का बता रहा हूँ कि अगर सवाल पूछ भी लिया तो इन्हीं से बना देगा फैक्ट में, और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ है। अब देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन को लेकर, सांस्कृतिक परिवर्तन दो टाइप में बताया। एक तो बताया आविष्कार के आधार पे सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में, दूसरा प्रसार के द्वारा बताया। प्रसार का मतलब था कि जब दो समुदायों के बीच में कोई संस्कृतिकरण की बात हो रही हो तो वो प्रसार की बात कर रहा होता है। जब दो समुदाय, दो कम्युनिटी के बीच में अगर हम कोई जिक्र काम करते हैं या बातचीत करते हैं तो ऐसे में हम उसको संस्कृतिकरण को रिलेट कराने लगते हैं, है ना। ये चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलती है। अब मैलिनोवस्की का प्रकारिवाद जो था वो संस्कृति का संगठन था। अब प्रकारिवाद मैंने बताया भी कि प्रकारिवाद को व्यक्तिवादी कहा है, प्रकारिवाद को व्यक्तिवादी कहा है कि नहीं कहा है। मैंने अभी शुरुआत में बताया कि समाज पे ना होकर ये व्यक्ति पर बल दिया है, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये व्यक्तिवादी है? बिल्कुल व्यक्तिवादी है। फिर कहता है कि संस्कृति तथ्यों के प्रकार्य और अत्यधिक बल देता है। तो सांस्कृतिक क्या करता है? तथ्यों के प्रकार्य पर अत्यधिक बल देता है। अब तत्व क्या है? तत्व भाषा है, जीवन है, शैली है, धर्म है, कांड है इत्यादि। जो तत्व हैं उन तत्वों से मिलकर बना है और इसी को हम लोग एलिमेंट या तत्व के नाम से जानते हैं। संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत अनेक खंड या इकाई या तत्व होते हैं। संस्कृति इन सभी को मिलकर या संगठित करके प्रकार्य करती है और ये संस्कृति तत्व, यह सांस्कृतिक तत्व या इकाइयों का व्यवस्थित संबद्धता को ही संस्कृति का संगठन कहा जाता है। संस्कृति का संगठन कहा जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं मैलिनोवस्की का दृष्टिकोण प्रकारिवाद या प्रकारात्मक माना। मैलिनोवस्की का दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं, प्रकारिवादी या प्रकारात्मक की प्रक्रिया में ही ये संचालित है। तो संस्कृति के विभिन्न अंगों का विशिष्ट स्वरूप ही नहीं बल्कि एक विशिष्ट प्रकार भी होता है। मानव संस्कृति के प्रत्येक अंग में कोई ना कोई काम अवश्य लेता है। यानी किसी भी सांस्कृतिक तत्व का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि वह मानव के काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, कार्यहीन नहीं होगा। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया में अगर वो कार्य में आ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है उसकी संस्कृति का निर्माण हो रहा है, उसकी आवश्यकताओं पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, अब मैलिनोवस्की का प्रकारिवाद में यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मानव अपनी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करती है। अब आर्थिक आवश्यकताओं में क्या क्या है? देखिए मैलिनोवस्की का प्रकारिवाद को भी 3 कॉन्सेप्ट में, आर्थिक आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है, मानसिक आवश्यकता है। आर्थिक आवश्यकता में धनुष, बाण, तीर, भाला, मशीन इत्यादि चीज़ आता है। पेपर में ये भी सवाल आता है कि आर्थिक आवश्यकताओं को क्या होता है, तो ये पेपर में आता है धनुष, बाण, तीर, है ना, भाला इत्यादि जो चीज़ें, मशीनरी वाली जो चीज़ें आती हैं वो आर्थिक आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं वो सामाजिक संस्थाएं बन जाएंगी, और जो मानसिक आवश्यकताएं हैं वो भाषा हो गया, धर्म हो गया, कला हो गया, यानी उसकी एक्टिविटी हो गई, उसको रिलेट कराती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर पूछ भी लेता है कभी कभी, बताइए आर्थिक आवश्यकताएं कौन सा एग्जाम्पल है, सामाजिक आवश्यकताओं के कौन सा उदाहरण है ना, मानसिक आवश्यकताओं कौन सा उदाहरण है। ये मैलिनोवस्की का प्रकारिवाद में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, इस चीज़ को देखिए यहाँ पे देखा कैंडल, उदाहरण के तौर पे कैंडल होता है, जिससे कैंडल मतलब मोमबत्ती, आप जानते होंगे। वो उसका काम क्या है? रोशनी देना, है ना। धार्मिक प्रतीक की बात करते हैं, जैसे आपने ईसाइयों लोगों को देखा होगा चर्च वगैरह में वो क्रॉस पहनते हैं ना, इस तरीके से क्रॉस होता है ना। तो ये एक धार्मिक प्रतीक होता है। ठीक है, अभी आप हिंदुओं में बात करते हैं तो बहुत लोग लॉकेट वगैरह पहनते हैं बजरंगबली का, शिव जी का, है ना। तो वो क्या, ये धार्मिक प्रतीक मानता है। वैसे ही एक व्यापारिक चिन्ह भी होता है। ठीक है, तो यह जो चिन्ह की बात हो रही है, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया बहुप्रकारात्मक में आ जाती है, बहुप्रकार में आ जाती है। 7 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध सांस्कृतिक तत्व होते हैं। जैसे देखिए आवश्यकताएं क्या है? शरीर पोषण के लिए सांस्कृतिक तत्व क्या हुआ? भोजन हुआ। प्रजनन क्या हुआ? नातेदार हुआ। आराम क्या हुआ? घर हो गया। सुरक्षा क्या है? सेना या पुलिस हो गई। गति क्या है? गतिविधियां या एक्टिविटी हो गई। वृद्धि क्या है? प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग हो गया। स्वास्थ्य क्या है? हॉस्पिटल हो गया।
तो ये जो कॉन्सेप्ट इस साइड का है वो सांस्कृतिक एलिमेंट या सांस्कृतिक तत्व होते हैं, और इधर तो आपकी जो है आवश्यकताएं 7 तो है ही हैं जो दिया है मेलिनोवस्की ने, तो इसका एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है इधर इस साइड में। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक आलोचना करते हुए एक बात कही गई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रकार्यवाद इस सिद्धांत की आलोचना से अछूता नहीं रहा है। आलोचना इस बात पर होती है कि मनुष्य को आवश्यकताओं और इच्छाओं का बंडल मात्र मान लिया गया है, बंडल मात्र मान लिया गया है, और इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना मानव की उच्चतर भावनाओं और आदर्शों की अवहेलना है। तो कई विद्वानों ने, हालांकि आलोचना का मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी थ्योरीज गलत है, ये नहीं, आलोचना का मतलब हुआ कि आप सही हो बट ये बातें ऐसे हो सकती हैं, इसको बोलते हैं आलोचना। आपने कोई थ्योरी बनाई है या कोई सिद्धांत आपने बनाया है, अब उस सिद्धांत को मुझे अपने शब्दों में अगर बताना है तो वो थ्योरी क्या होती है, मैंने उसकी आलोचना कर दी। गलत नहीं होता, मतलब मैं कहूँ कि अगर आपकी थ्योरी गलत है, नहीं भी आपके में ये होना ही नहीं चाहिए, तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, उसकी आलोचना ऐसे नहीं होती। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा नहीं, ऐसा भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं आलोचना, उसको क्या बोलते हैं, आलोचना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जो मेलिनोवस्की का कॉन्सेप्ट था ये आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, अगर अब आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो मेलिनोवस्की के संबंध में, पूछिए, अगर कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए मेलिनोवस्की के संबंध में पूछिए जी। देखो प्रकार्यवाद में मैं बताऊं सर आपको, एक बार प्लीज सभी लोग म्यूट हो जाइए, काफी बच्चे हैं। देखिए प्रकार्यवाद का जो है ना कई विद्वान है, कोई एक विद्वान नहीं है कि केवल मेलिनोवस्की ही है। प्रकार्यवाद में टालकाट पार्सन्स भी है, इस्माइल दुर्खिम भी है ना, कई विद्वान है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी विद्वानों से पूछे जाने की संभावना है। तो मेलिनोवस्की से भी एक आध प्रश्न आना तय है, मैंने वही चीजें पढ़ाया है जो आपके परीक्षाओं में पूछी जाएंगी। ठीक है, मेलिनोवस्की से एक आध प्रश्न तय है, और जो भी प्रश्न आएंगे इसी टॉपिक से आएंगे। दिसंबर में परीक्षा है तो आपके पास पर्याप्त समय है, अगर आपने नोट्स बनाया है, ये पीडीएफ मैंने अभी आपको शेयर कर देना हो, और वीडियोस भी आपको शेयर कर दूंगा आज, तो उसे आप देखो, उसे समझो। ठीक है, समय आपका परीक्षा दिसंबर में है, इसलिए अभी से तैयारी करते जाओ, पर डे एक एक घंटा आप पढ़ते रहो, नोट्स को बनाते रहो। ठीक है ना, देखते रहो सारी चीजें। ठीक है, प्रश्न तो नहीं अभी डेट नहीं आया, मतलब एक मानक मैंने बताया है कि दिसंबर में परीक्षा होना है, तो दिसंबर में ही होगा। ठीक है, दिसंबर में ही परीक्षाएं आप लोगों की होगी। ठीक है, हाँ जी बताइए। ठीक है, आज एमपी भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है सर, सर नमस्कार सर, जो कल आप पढ़ाएंगे ना उसका भी भेज दीजिएगा पीडीएफ। हाँ, जैसे टेलकाट पर्सन पढ़ाएंगे ना, क्योंकि कल जो पढ़ाया था उसकी वीडियो मैंने भेज दिया है। जी नहीं, जिस सर जो कल पढ़ाएंगे संडे की दिन आप अगर क्लास लेंगे तो जो ये जो नया टॉपिक है टेलकाट पर्सन, ये भी भेज दीजिएगा। हाँ, ये तो आज मॉर्निंग वाली जो क्लास हुई थी आप लोगों की वो आपको मिल जाएगा मॉर्निंग क्लास की। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की पूरी प्लेलिस्ट मैं आपको भेज दूंगा, आप आसानी से उसको देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट, उसमें सारी वीडियोस वगैरह आपको मिल जी सर, जाएंगी। जी सर, ठीक है ना, सारी थैंक यू वीडियोस। सर। जी, आपने इसमें हर्बर्ट मीड का नाम बताया, शुरुआत में जो ब्लूमर का नाम बताया था, तो अब इसका ब्लूमर का कहीं भी नाम नहीं आएगा क्या इसमें? हर्बर्ट ब्लूमर का नाम तो आता ही है, हर्बर्ट ब्लूमर ही है, हर्बर्ट ब्लूमर का ही नाम आता है। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली हर्बर्ट जी, सर प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत में तो हर्बर्ट मीड बता रहे ना, हाँ हर्बर्ट ब्लूमर मीड भी बता रहे, मीड भी बता रहे। देखिए मैं बताऊं, उसके विकास में जो है ना आपका ब्लूमर का नाम आता है, लेकिन उसके जो डेवलपर, उसके जो डीप में या एक्सप्लेन किया है वो नाम आएगा आपका मीड, हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट मीड लगाइए, ब्लूमर का नाम रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, ब्लूमर का नाम छोड़ दीजिए। करेक्ट, ओके जी सर। ब्लूमर का नाम छोड़ दीजिए, हर्बर्ट मीड का नाम लगाइए।
सर हर्बर्ट मीड में आपने बताया था ना समाजशास्त्र को मानव शास्त्र बताया, इनमें यही वाला स्टेटमेंट रखा जाए इसका लिए। जी 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 हर्बर्ट जी बिल्कुल बिल्कुल रखिए आप उसी को। ठीक है ठीक है, हर्बर्ट मीड का ही नाम आएगा, है ना? ठीक है जी, और पूछिए। देखिए एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों के पास? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी। देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा। जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है, उस अंतःक्रिया शब्द का सर्वप्रथम अगर कोई प्रयोग किया है, सर्वप्रथम प्रयोग, तो हर्बर्ट ब्लूमर का नाम लगाइए। हर्बर्ट ब्लूमर का नाम लगाइए सर्वप्रथम में। ठीक है, ये क्लियर हुआ? और दूसरा, जो इसकी फिर जो औपचारिक तरीके से शुरुआत हुई है, जो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया, उसके डेवलप पर बात किया, विकास पर बात किया है, वो नाम लगाइए जॉर्ज मीड, हर्बर्ट जॉर्ज मीड। नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, नोट कर लीजिए। ये हर्बर्ट क्या लिखा सर? हर्बर्ट ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर। ठीक है, ओके, बताइए। क्वेश्चन में तो बताया जाएगा ना हमको क्या पूछा है? हाँ, क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा सर्वप्रथम बताइए किसने दिया है, औपचारिक तरीके से इस पे विकास पर बात किसने किया है, वो आप लोगों को सब देगा, क्वेश्चन में देगा। क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं होगा। जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है वही प्रश्न पूछा जाता है ना, तो वो प्रश्न आपको मिलेगा, तो वो प्रश्न आपको खुद स्पष्ट कर देगा कि यही है इसका जवाब। सर ये पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ श्योर, आज जो है आप लोगों के पास तीनों ग्रुप में, MPPSC में जाएगी पीडीएफ, और MSW में आपके पास पीडीएफ जाएगी, मेडिकल सोशल वर्क में, और आपका UGC नेट में भी आप लोगों के पास पीडीएफ जाएगी। ठीक है, ये दोनों ग्रुप, तीनों ग्रुपों में आज आप लोगों के पास पीडीएफ और वीडियो का लिंक आप लोगों को भेजा जाएगा। ठीक है सर एक चीज पूछनी थी, वो सर जो आपने पेपर भेजे थे ना, हाँ उनको आप कराएंगे ना सर? वो बड़ी हाँ, दिक्कत हो रही है प्रैक्टिस करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, निश्चिंत रहें, प्रैक्टिस करवाएंगे। मैंने आपको टाइम बता दिया कि 14 तारीख से नियमित तरीके से आप सभी क्लास चलेगी, है ना? निश्चिंत रहें आप सभी लोग, सारा चीज़ें करवाया जाएगा, सारा कंप्लीट करवाया जाएगा सब कुछ। ठीक है ना? ओके सर, आज नहीं होगी ना 8:30 वाली? नहीं, आज नहीं भी क्लास होगी मैम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, ठीक है, जी सर, कल शाम 7 बजे से होगी सर।